पहले ब्लैक घोस्ट से तो लड़ो, फिर मुझसे लड़ते रहना। इमरान ने कहा। बॉस, क्या मुझे इजाजत है? जोसेफ ने ब्लैक जैक को उठते देखकर इमरान से मुखातिब होकर कहा। इसे तुम्हारे सामने फेंक दिया है, अब भी तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत है। इमरान ने कहा तो जोसेफ के चेहरे पर बौखलाहट नाचने लगी। ब्लैक जैक उठकर खड़ा हो गया था। उसने पहले इमरान की जानिब खौफनाक नजरों से देखा, फिर वो जोसेफ की जानिब देखने लगा। उसकी आंखें अब हकीकतन शोले उगल रही थी। आओ हकीर चूहे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि घोस्ट किसे कहते हैं। जोसेफ ने ब्लैक जैक को खूंखार नजरों से देखते हुए कहा। जवाब में ब्लैक जैक के हलक से भेड़िए जैसी गुर्राहट निकली और उसने उछलकर यकलक जोसेफ पर हमला कर दिया। जैसे ही ब्लैक जैक उछला, जोसेफ ने भी छलांग लगा दी। ऊपर उठकर उसका जिस्म तेजी से घुमा और उसने दोनों टांगे जोड़कर ब्लैक जैक के सर पर मार दी। ब्लैक जैक उसकी जोरदार ज़रब से फिजा में पलटा खाकर धब से साइड के बल जमीन पर गिरा, लेकिन जमीन पर गिरते ही उसका जिस्म यकलक इस कदर हैरत अंगेज तौर पर ऊपर को उछला जैसे रबड़ की गेंद पूरी कुव्वत से जमीन पर टकराकर उछलती है। और वो उछलकर जोसेफ से टकराया और उसे दोनों हाथों में दबोचकर नीचे आ गिरा। नीचे गिरते ही उसने पूरी कुव्वत से जोसेफ के सीने पर टक्कर मारनी चाही, मगर उसी लम्हे जोसेफ ने अचानक दोनों पैर समेटकर घुटनों के बल ब्लैक जैक को अपने सर के पीछे उलट दिया। फिर वो दोनों ही अपनी अपनी सिमत में कलाबाजियां खाकर एक साथ उठ खड़े हुए। फिर वो दोनों जैसे दौड़ते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़े और फिर उन्होंने एक साथ एक दूसरे पर छलांगे लगा दी। वो दोनों फिजा में एक दूसरे से टकराए और धप धप से जमीन पर आ गिरे। फिर अचानक ब्लैक जैक ने अपने जिस्म को समेटा और दूसरे ही लम्हे वो उड़ता हुआ जोसेफ पर जा गिरा। जोसेफ ने इंतहाई तेजी के साथ अपने जिस्म को घुमाकर ब्लैक जैक के हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन ब्लैक जैक ने रास्ते में ही अपना रुख बदल लिया और एन जोसेफ पर आ गिरा। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर यकलक जोसेफ की गर्दन पकड़ ली थी, मगर उसके मुकाबले पर भी जोसेफ था। जोसेफ ने अपना पूरा जोर लगाकर खुद को उठाया और उसने ब्लैक जैक की बगलों में इस जोरदार अंदाज में मुक्के मारे कि एक लम्हे के लिए ब्लैक जैक की ग्रिप उसकी गर्दन पर ढीली पड़ गई। दूसरे ही लम्हे जोसेफ ने उसे पूरी कुव्वत से खुद पर से धकेल दिया। ब्लैक जैक उछलकर गिरा और उसने उड़ने की कोशिश की, मगर उसी लम्हे जोसेफ ने लेटे लेटे अपनी टांगे घुमाकर उसकी टांगों पर मार दी। ब्लैक जैक एक बार फिर गिर पड़ा। इससे पहले कि ब्लैक जैक उठता, जोसेफ ने जमीन पर लोटनी लगाई और ब्लैक जैक पर आ गिरा। मगर ब्लैक जैक में भी बेपनाह ताकत थी। उसने इस तेजी से करवट बदली कि जोसेफ उछलकर पहलू के बल दूसरी तरफ जा गिरा। इमरान और उसके साथी खामोशी से खड़े उन दोनों को लड़ते देख रहे थे। इमरान ने उन दोनों की लड़ाई पर कोई रिमार्क्स नहीं दिए थे। वो जोसेफ से ज्यादा ब्लैक जैक के लड़ने के अंदाज को चेक कर रहा था, जैसे वो ब्लैक जैक की ताकत के बारे में जानना चाहता हो। वो दोनों एक बार फिर उठ खड़े हुए थे और एक दूसरे को खूंखार नजरों से घूर रहे थे। उसी लम्हे ब्लैक जैक ने झपट कर जोसेफ को पकड़ना चाहा, मगर उसी लम्हे जोसेफ बिजली की सी तेजी से घुमा और उसका भरपूर मुक्का ब्लैक जैक की गर्दन पर पड़ा। ब्लैक जैक उछला और उसी लम्हे जोसेफ की टांग चली और ब्लैक जैक रोल होता हुआ दूर जा गिरा। वेल डन जोसेफ, आज इस पर साबित कर दो कि तुमसे बड़ा घोस्ट कोई नहीं हो सकता। इमरान ने खुश होकर बाकायदा बच्चों की तरह तालियां बजाते हुए कहा। उसके साथी भी जोसेफ के इस माहिराना दाव पर जोसेफ को दाद दिए बगैर न रह सके थे। इमरान के रिमार्क्स पर ब्लैक जैक जैसे गुस्से से तूफान का गोला बन गया। वो तेज तेज चलता हुआ जोसेफ की तरफ आया। जोसेफ समझा ब्लैक जैक उछलकर उस पर झपटेगा, मगर करीब आते ही ब्लैक जैक नीचे झुका और उसने अचानक जोसेफ की टांग पकड़कर उसे झटके से उल्टा दिया। जैसे ही जोसेफ गिरा, ब्लैक जैक ने गुर्राते हुए उसकी गर्दन पकड़ी और जोसेफ जैसे भारी भरकम देव को गर्दन से पकड़कर उठा लिया। उसने दूसरे हाथ का पंच जोसेफ के पहलू पर मार दिया। एक लम्हे के लिए जोसेफ का चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बिगड़ गया, मगर दूसरे ही लम्हे उसकी टांगे उठी और ब्लैक जैक के पहलू पर इस कदर जोर से पड़ी कि ब्लैक जैक के हाथों से एक बार फिर उसकी टांगे छूट गई और वो लड़खड़ाने वाले अंदाज में पीछे हटता चला गया। उसी लम्हे जोसेफ, जो ब्लैक जैक के सीने पर टांगे मारकर फिजा में कलाबाजी खाकर पैरों के बल जमीन पर खड़ा हो गया था, उछला और उसने घूमकर लेफ्ट किक ब्लैक जैक के पहलू में मार दी। पहलू में टांग लगने की वजह से ब्लैक जैक किसी लट्टू की तरह घूम गया था। जैसे ही ब्लैक जैक दूसरी तरफ घूमा, जोसेफ ने ब्लैक जैक के पीछे से उसके दोनों बाजू पकड़कर ऊपर उठाए और अपनी एक टांग ब्लैक जैक की कमर पर रखकर उसे आगे धकेल दिया। ब्लैक जैक के दोनों बाजू मुड़ गए थे। उसकी दोनों टांगे जमीन पर थी, मगर वो आगे को झुका हुआ था। जोसेफ ने उकब से उसकी कमर पर पांव रखकर जिस तरह उसके बाजू पकड़ रखे थे, ब्लैक जैक के लिए हरकत करना मुश्किल हो गया था। उसी लम्हे जोसेफ उछला और उसकी दूसरी टांग ब्लैक जैक की कमर पर उस अंदाज में पड़ी कि ब्लैक जैक के हलक से पहली बार एक दर्दनाक चीख निकली और वो मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। जोसेफ ने उसके दोनों कंधों के जोड़ उखाड़ दिए थे और वो ब्लैक जैक के गिरने की वजह से उसकी कमर पर आ गिरा था। ब्लैक जैक को न जाने कहां जर्ब लगी थी कि वो एक बार की जोर से तड़पा और फिर साकित होता चला गया। वेल डन जोसेफ, वेल डन, आज तुमने हकीकतन मेरा शागिर्द होने का हक अदा कर दिया है, इमरान ने खुश होते हुए कहा। इमरान से अपनी तारीफ सुनकर जोसेफ का सीना कई इंच फूल गया। उसने बेख्तियार ब्लैक जैक के हाथ छोड़ दिए।
जैसे उसने ब्लैक जैक के हाथ छोड़े, उसी लम्हे कटाक कटाक की जोरदार आवाज के साथ ब्लैक जैक के बाजू सीधे हुए। साथ ही उसने इस कदर जोरदार अंदाज में झुरझुरी ली कि जोसेफ किसी भी तरह अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और उलटकर गिर पड़ा। उसी लम्हे ब्लैक जैक ने जमीन पर लोटनी लगाई और तेजी से उठकर खड़ा हो गया। उसे इस तरह उठते देखकर इमरान बेख्तियार ठिठक गया। ब्लैक जैक यूं हाथ हिला रहा था जैसे उसके टूटे हुए कंधों के उखड़े हुए जोड़ खुद ब खुद सीधे होकर अपनी जगहों पर एडजस्ट हो गए थे। तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। तुम क्या समझते हो जोसेफ ने मेरे बाजू तोड़ दिए हैं? तुम सब मेरी एक एक हड्डी क्यों ना तोड़ दो, मैं खुद ब खुद आपस में मिलकर जुड़ जाऊंगा, ब्लैक जैक ने फाकराना लहजे में कहा। साथ ही उसने दोनों बाजू उठा दिए जैसे वो जुड़े हुए बाजू इमरान को दिखाकर उससे दाद वसूल करना चाहता हो। गुड, यही मौका है, इमरान ने अचानक तेज लहजे में कहा। मौका? क्या मतलब? ब्लैक जैक ने चौंक कर कहा। इससे पहले कि वो हाथ नीचे करता, उसी लम्हे दाएं तरफ खड़े सफदर और बाएं तरफ मौजूद चौहान ने एरो गन के ट्रिगर दबा दिए। 2 तीर बिजली की सी तेजी से निकले और एक तीर ब्लैक जैक के दाएं हाथ और दूसरा तीर बाएं हाथ में घुसता चला गया। तीरों के पिछले तरफ वायर लगी हुई थी, वो भी तेजी से आगे बढ़ती आई थी। तीरों के सिरे ब्लैक जैक की दोनों हथेलियों से निकलकर बाहर आ गए थे। इससे पहले कि ब्लैक जैक कुछ समझता, सफदर और तनवीर ने अपने अपने वायर पकड़कर खींच लिए। दोनों तीर के सिरे चूंकि ब्लैक जैक के हथेलियों में फंस चुके थे, इसलिए दोनों अतराफ से वायर खींचने की वजह से उसके बाजू फैल गए थे। चौहान के साथ तनवीर ने भी वायर पकड़कर खींचनी शुरू कर दी थी और सफदर की तरफ से खावर ने बढ़कर वायर को पकड़ लिया था। दोनों अतराफ से उस वायर को रस्साकशी के अंदाज में खींचा जाने लगा। ये क्या हो रहा है? और ये तीर मेरे हाथों में कैसे घुस गए? ब्लैक जैक ने पहली बार बौखलाए हुए लहजे में कहा। इसे रस्साकशी कहते हैं प्यारे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ब्लैक जैक चंद लम्हे जैसे समझने की कोशिश करता रहा, फिर उसका चेहरा गुस्से से और ज्यादा सिया पड़ गया। उसने दोनों हाथों का जोर लगाकर उन वायरों को खींचने की कोशिश की, मगर ये देखकर जूलिया तेजी से आगे बढ़ी और उसने दोनों हाथों में पकड़े हुए इलेक्ट्रिक रॉड ब्लैक जैक की गर्दन पर लगाकर उनके बटन प्रेस कर दिए। ब्लैक जैक के हलक से एक जोरदार चीख निकली और वो यकबार की यूं लर्जा था जैसे उसके जिस्म में हजारों वोल्टेज का करंट दौड़ गया हो। उसके जिस्म और दोनों अतराफ की वायरों में बिजली की लहरें सी तड़पती हुई दिखाई दे रही थी। तनवीर, नोबानी, सफदर और खावर ने चूंकि रबड़ के जूते और दस्ताने पहन रखे थे, इसलिए उस करंट का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। ब्लैक जैक के हलक से निकलने वाली चीखें इस कदर जोरदार थी कि माहौल गूंज रहा था। जूलिया उसके गर्दन से इलेक्ट्रिक रॉड्स लगाए मुसलसल बटन दबाए हुए थी। चंद लम्हों तक ब्लैक जैक उसी तरह चीखता रहा, फिर उसकी चीखें दम तोड़ती चली गई। उसका सर ढलक कर उसके सीने से आ लगा था। वायरों के खिंचाव की वजह से वो लटका हुआ था, वरना जिस अंदाज में उसके पांव ढीले हो गए थे वो यकीनन मुंह के बल गिर पड़ता। बस काफी है, अब पीछे हट जाओ, इमरान ने कहा तो जूलिया ने उसकी गर्दन से इलेक्ट्रिक रॉड हटा लिए। ब्लैक जैक की आंखें बंद हो चुकी थी, शायद वो मर चुका था। इमरान आगे बढ़ा और ब्लैक जैक के दाएं बाजू को टटोलने लगा। फिर उसका हाथ उसके बाजू पर मौजूद एक बटन पर पड़ा तो अचानक उसके बाजू का एक हिस्सा किसी ढक्कन की तरह खुल गया। इमरान ने उसके खुले हुए बाजू में उंगलियां डाली और फिर उसकी उंगलियां हरकत में आई। दूसरे ही लम्हे उसकी उंगलियां बाहर आई तो उसकी 2 उंगलियों में एक शीशे की छोटी सी ट्यूब थी जिस पर मार्कर से 0011 लिखा हुआ था। इमरान ने दूसरा हाथ कोट की जेब में डालकर एक छोटा सा डीएस सिलेंडर निकाला और उसे खोलकर ट्यूब उसके एक खाने में फंसाकर उसे बंद कर दिया। फिर उसने दूसरी जेब से एक छोटी सी चिप निकाली और उसे ब्लैक जैक के फौलादी बाजू में एक जगह एडजस्ट किया और उसके बाजू का खला बंद कर दिया। इसे संभालो जोसेफ, इमरान ने कहा तो जोसेफ ने बढ़कर उससे डीएस सिलेंडर ले लिया। क्या ये मर चुका है? जूलिया ने ब्लैक जैक के ओकप से निकलकर इमरान के सामने आते हुए कहा। तुमने इसे 11,000 वोल्ट का शॉक लगाया है, फिर इसके जिंदा होने के चांस बाकी कैसे रह सकते हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारा ख्याल गलत है इमरान। अचानक एक तेज और गुर्राती हुई आवाज सुनाई दी और वो सब बेख्तियार उछल पड़े। उन्होंने ब्लैक जैक की तरफ देखा, मगर उसका सर बदस्तूर ढलका हुआ था और उसका जिस्म बेहिस व हरकत था। ये कौन बोला है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुमसे जीरो लैंड का सुप्रीम कमांडर मुखातिब है। वही आवाज सुनाई दी तो इमरान के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। आवाज ब्लैक जैक के मुंह से ही निकल रही थी, मगर उसके होंठ बेहरकत थे। तो अब ब्लैक जैक का घोस्ट सुप्रीम कमांडर बन गया है, जो मुंह हिलाए बगैर बोल रहा है। इमरान ने कहा, मैं जीरो लैंड का सुप्रीम कमांडर हूँ इमरान। मेरी आवाज तुम ब्लैक जैक के दांतों में लगे हुए स्पीकरों से सुन रहे हो। सुप्रीम कमांडर की तेज आवाज सुनाई थी। अच्छा, तो तुम जुबान और मुंह की बजाय दांतों से बोलते हो। बहुत खूब, अब बोलते रहो, इमरान ने कहा। तुमने ब्लैक जैक को बेबस जरूर कर दिया है, मगर ये मत समझना ब्लैक जैक हलाक हो गया है, वो जिंदा है। सुप्रीम कमांडर की आवाज सुनाई थी। बड़ी अच्छी बात है, अगर कहो तो इस खुशी में मेरे साथी तालियां बजाए, इमरान ने कहा तो उसके साथियों के होठों पर मुस्कुराहट उभर आई।
ब्लैक जैक को मैंने घोस्ट बनाया था। मैं चाहूँ तो ब्लैक जैक का जिस्म एक धमाके से फट सकता है और इस धमाके की जद में आकर तुम में से भी कोई जिंदा नहीं बच सकता। सुप्रीम कमांडर ने कहा। तो फिर देर किस बात की है, काउंटडाउन शुरू करूं? इमरान ने तमस्खराना लहजे में कहा। नहीं, अब हम तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हलाक नहीं करेंगे, सुप्रीम कमांडर ने कहा। वो किस खुशी में भाईजान, इमरान ने कहा। हमने तुम्हारे मुकाबले पर अपने बेहतरीन एजेंट भेजे थे मगर वो नाकाम रहे। यहाँ तक कि तुमने पाकिस्तान में हमारे एजेंटों का कोई मिशन कामयाब नहीं होने दिया था। तुम्हारे हाथों हमारे बेशुमार एजेंट हलाक हो गए थे। संगीत थ्रेसिया, मादाम सितारा और टॉम हॉक जैसे बेशुमार एजेंट तुम्हारे हाथों शिकस्त से दो चार हो चुके हैं। हम तुम्हें अपने लिए मुस्तकिल खतरा समझते थे, इसलिए तुम्हें और तुम्हारे साथियों को हलाक करने की कोशिशें की जाती रही मगर नाकामी के सिवा हमारे कुछ हाथ न आया। तब जीरोलैंड के बड़ों ने फैसला किया कि तुम्हारे मुकाबले में किसी माफूकुल फितरत ताकत को भेजा जाए, एक ऐसी ताकत जो हर लिहाज से मुकम्मल और तुम्हारी हम पल्ला हो। वो तुम्हारे बारे में जानता भी हो, तुमसे लड़ सकता हो और हर लिहाज से तुमसे बालातर हो। फिर हमने एक सुपर पर्सन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए हमने ब्लैक जैक को चुना था। वो तुम्हारा क्लास फेलो रह चुका था, इसलिए वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता था। हमने ब्लैक जैक के जिस्म में तब्दीलियां की और तुम्हारे मुकाबले के लिए हर पहलू पर नजर रखकर उसे मुकम्मल किया। उसे मुकम्मल करने के बाद हमने जीरोलैंड में उसके टेस्ट लिए और वो हर टेस्ट में कामयाब हो गया। जब ब्लैक जैक हमारी नजरों में हर लिहाज से मुकम्मल हो गया तो हमने उसे पाकिस्तान भेज दिया। उसने जिस अंदाज में काम किया था उससे हम मुतमईन थे, मगर तुम्हारे साथी तुम्हारी तरह ज़हीन है। उन्होंने ब्लैक जैक का हर मुमकिन तरीके से मुकाबला करने की कोशिश की। अगर ब्लैक जैक आम एजेंट होता तो वो तुम्हारे साथी जोसेफ के हाथों ही कब का हलाक हो गया होता। मगर जिस तरह जोसेफ ने ब्लैक जैक का मुकाबला किया था और उसके दोनों बाजू तोड़ दिए थे, इससे हम हैरान रह गए थे। फिर तुमने और तुम्हारे साथियों ने जिस तरह ब्लैक जैक को बेबस किया है, उससे हम मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। तुम सब वाकई इस लायक हो कि तुम्हें जीरोलैंड लाया जा सके। तुम जैसे इंसान अगर जीरोलैंड आ जाए तो वो दिन दूर नहीं जब जीरोलैंड का पूरी दुनिया पर तसल्लुत होगा। इसलिए हमने तुम्हें हलाक न करने का फैसला कर लिया है। अब मेरा और जीरोलैंड के बड़ों का मुश्तरका फैसला है कि तुम सबको जीरोलैंड लाने पर काम किया जाएगा और तुम्हें जीरोलैंड का वफादार बना दिया जाएगा। सुप्रीम कमांडर रुके बगैर कहता चला गया। खूब, तो फिर कब बुला रहे हो हमें जीरोलैंड में? इमरान ने हंसकर कहा। बहुत जल्द, सुप्रीम कमांडर ने कहा। क्या हमें लेने के लिए तुम खुद आओगे? इमरान ने पूछा। तुम सबको जीरोलैंड ले जाने के लिए ब्लैक जैक आएगा और इस बार हम उसे हकीकत में घोस्ट बनाकर भेजेंगे, एक ऐसा घोस्ट जिसकी ताकतों के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। सुप्रीम कमांडर ने कहा। हमें सोचने की जरूरत ही क्या है? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। जब घोस्ट तुम्हारे सामने आएगा तो तुम बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तुमने और तुम्हारे साथियों ने ब्लैक जैक को जिस तरह से बेबस किया है, इसकी पूरी फिल्म हमारे पास रिकॉर्ड हो चुकी है। हम ब्लैक जैक के जिस्म पर रिसर्च करेंगे कि जिस पर एटम बम असर नहीं कर सकता, तुम्हारे साथियों ने उसके हाथों में तीर कैसे परो दिए, इन तीरों पर क्या लगा हुआ था कि वो ब्लैक जैक के हाथों में इस कदर आसानी से उतर गए थे। और फिर इलेक्ट्रिक रॉड्स की वजह से ब्लैक जैक के जिस्म से जो तवानाई खत्म हुई है, हम उसका भी जायजा लेंगे और अगली बार उसे शॉक प्रूफ बनाकर भेजेंगे। बहरहाल अगली बार ब्लैक जैक हकीकतन घोस्ट बनकर तुम्हारी जिंदगियों में तूफान मचा देगा। ये मेरा तुमसे वादा है। सुप्रीम कमांडर का वादा, सुप्रीम कमांडर ने कहा। और तुमसे मेरा भी वादा है सुप्रीम कमांडर। मैं ब्लैक जैक के साथ जीरोलैंड पहुंचकर तुम्हें और तुम्हारे जीरोलैंड को तहस नहस कर दूंगा, इमरान ने इंतहाई सरल लहजे में कहा। तुम अपने वादे में कामयाब होते हो या मैं, ये वक्त बताएगा इमरान, सुप्रीम कमांडर ने करक लहजे में कहा। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? इमरान ने कहा। पूछो, सुप्रीम कमांडर ने कहा। संगीत थ्रेसिया और मादाम सितारा को तो ब्लैक जैक फरार कराने में कामयाब हो गया है, फिर तुमने डॉक्टर नदीमुद्दीन को अगवा करने का हुक्म क्यों दिया था? जीरोलैंड को डॉक्टर नदीमुद्दीन से क्या खतरा है? इमरान ने कहा। हमें तुम्हारे साइंसदान से कोई खतरा नहीं है और ना हो सकता है। ये महज ब्लैक जैक का आजमाइशी मिशन था, सिर्फ आजमाइशी मिशन, सुप्रीम कमांडर ने जवाब देते हुए कहा। इससे पहले कि इमरान कुछ कहता, उसी लम्हे ब्लैक जैक का जिस्म तेज रोशनी में नहा गया। फिर अचानक रोशनी खत्म हो गई और रोशनी के खत्म होते ही ब्लैक जैक भी वहां से गायब हो चुका था। ब्लैक जैक के गायब होते ही तीर ढीले हो गए जो ब्लैक जैक की हथेलियों में गड़े हुए थे। क्योंकि सफदर, खावर, तनवीर और चौहान ने वायर को दोनों अतराफ से खींच रखा था, इसलिए ब्लैक जैक के गायब होते ही वो अपनी सिमतों में गिर पड़े थे। ब्लैक जैक को इस तरह गायब होता देखकर इमरान तवील सांस लेकर रह गया था। उसके चेहरे पर गहरा इत्मीनान था, जैसे उसे ब्लैक जैक के इस तरह गायब होने पर कोई हैरत ना हुई हो। मीटिंग हॉल में सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबरान इमरान के साथ मौजूद थे। इमरान हस्बे साबिक कुर्सी की पुश से टेक लगाए खर्राटे नशर कर रहा था। जूलिया के सामने ट्रांसमीटर पड़ा था जो ऑन था और एक्स2 उन्हें तफसीलात बता रहा था। कैप्टन हमजा को मिलने वाली व्हाइट पैलेस की तस्वीर से लेकर एक्स2 उन्हें इसराइली ब्लैक स्टार के एजेंटों के बारे में तमाम तफसील बता चुका था। उसने बताया था कि इसराइली एजेंट
बर्नार्ड से उसके साथियों रेक्सन, कॉस्टन और वन मैन के जो नाम और पते मिले थे, वहाँ तनवीर और सफदर ने जाकर उनको भी हलाक कर दिया था। फिर एक्स्ट्रो ने उन्हें ब्लैक जैक के बारे में बताना शुरू कर दिया। आखिर में एक्स्ट्रो ने उन्हें बताते हुए कहा कि ब्लैक जैक की राना हाउस में जो फिल्म बनी थी उसकी एक्स्ट्रो ने चेकिंग की थी और फिर ब्लैक जैक की एक स्पेशल स्कैनिंग मशीन में जांच पड़ताल की गई थी। उस मशीन से मालूम हुआ था कि ब्लैक जैक की चंद मखसूस हड्डियों को फौलादी बना दिया गया था ताकि वो पहले और सो कर सके। इससे ब्लैक जैक अपना कद बढ़ा और घटा सकता था। उसकी खाल को जीरोलैंड वालों ने रबड़ और मरकरी के साथ चंद खास केमिकल से मिलाकर बनाया था जो हरकत भी कर सकती थी और फौलाद की तरह ठोस भी हो सकती थी। उसकी स्किन रबड़ और मरकरी की आमेज़ी होने की वजह से कोई भी शक्ल इख्तियार कर सकती थी और उसके जिस्म के खुलियात एक कंप्यूटर चिप की वजह से मुतारिक होते थे जो ब्लैक जैक के दिमाग के एक मखसूस हिस्से में फिक्स की गई थी। उस चिप का लिंक ब्लैक जैक की तमाम दिमागी रगों के साथ कर दिया गया था जिसकी वजह से ब्लैक जैक सोचकर ही उस चिप को हरकत में ला सकता था और वो एक बार जिस इंसान को देख लेता वो इंसान उसकी कंप्यूटराइज चिप की मेमोरी में फीड हो जाता था और फिर चिप मखसूस स्किन को हरकत में लाकर उसे उस जैसा दूसरा इंसान बना देती थी जैसी उसकी तस्वीर होती थी। उस स्किन की वजह से उसका लिबास भी खुदकार तरीके से पहल और सुकड़ सकता था जो उसी स्किन का एक हिस्सा होता था। जब ब्लैक जैक की जिस्मानी जांच की गई और एक स्पेशल मशीन की स्कैनिंग से मालूम हुआ कि ब्लैक जैक के जिस्म के किस किस हिस्से पर उस स्किन की कितनी मिकदार मौजूद है तो मालूम हुआ कि सबसे कम मिकदार उसके दोनों हाथों पर थी। हाथों में उंगलियों को हरकत देने के लिए खला होता है इसलिए हमने उसके हाथों पर खुसूसी तवज्जो दी थी। फिर इमरान ने एक लेबोरेटरी में जाकर चंद तजुर्बात किए कि उसकी स्किन को किस तरह से काटा जा सकता है। इमरान को उस लेबोरेटरी में ऐसे नए एसिड माय न्यूक्लियन के बारे में मालूम हुआ। उस एसिड में इस कदर ताकत है कि उसका एक कतरा अगर फौलादी चट्टान पर गिरा दिया जाए तो वो एक लम्हे में उस चट्टान की गहराई तक सुराग बना सकता है। इसलिए उस एसिड को शीशे के जारों में रखा जाता है। इमरान ने कुछ तजुर्बात किए और फिर वो इस नतीजे पर पहुंच गया कि इस एसिड से ब्लैक जैक जैसे इंसान को हलाक किया जा सकता है। उन्होंने ब्लैक जैक के हाथों पर जो एरोज मारे थे उनके सिरों पर वही एसिड लगा हुआ था। ब्लैक जैक के पास चूंकि 0011 जैसे खतरनाक महलूल की ट्यूब थी इसलिए इमरान ने उसे मखसूस तरीके से पकड़ने का प्लान बनाया था। सर दावर के रिसर्च गाह पर वो टेलीस्कोप से फेक ग्रास की पोजीशन देख चुका था इसलिए इमरान ने उन सबको मशरकी की पहाड़ियों की तरफ भेज दिया था। इसके अलावा इमरान को यकीन था कि ब्लैक जैक के दिमाग में जो कंप्यूटर चिप लगाई गई है उसे ऑन रखने के लिए ब्लैक जैक के जिस्म में बैटरी लगाई गई होगी। इसलिए इमरान को यह भी यकीन था कि अगर ब्लैक जैक को 11,000 वोल्ट का शॉक लगाया जाए तो न सिर्फ उसकी बैटरी डाउन हो जाएगी बल्कि वो कंप्यूटर चिप भी काम करना छोड़ देगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ और उन्होंने इमरान की हिदायत पर अमल करते हुए आखिरकार ब्लैक जैक को बेबस कर दिया जो साइंसी पावर्स हासिल करके खुद को घोष समझना शुरू हो गया था। ये सब बताकर एक्स्ट्रो खामोश हो गया था। चीफ इमरान को यह कैसे मालूम हुआ था कि ब्लैक जैक डॉक्टर नदीमुद्दीन के असिस्टेंट के रूप में उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचने वाला है। एक्स्ट्रो के खामोश होने पर जूलिया ने सवाल करते हुए कहा, राना हाउस से जब ब्लैक जैक गायब हुआ और तुम भी उसके ताकुब में नाकाम रहे तो इमरान ने तमाम टेलीफोन एक्सचेंजेस और रेडियो कंट्रोल रूम को मेरे हुक्म पर रेड लेबोरेटरी और डॉक्टर नदीमुद्दीन की रिहाइशगाह के फोन टेप करने को कहा और साथ ही उन कंप्यूटर्स में डॉक्टर नदीमुद्दीन का नाम फीड कर दिया गया ताकि जिस कॉल में डॉक्टर नदीमुद्दीन का नाम इस्तेमाल हो वो कॉल खुद ब खुद टेप हो जाए। इस तरह चंद कॉलें टेप की गई और ये मालूम हो गया कि ब्लैक जैक कहाँ है और वो क्या करना चाहता है। एक्स्ट्रो ने जवाब देते हुए कहा, क्या इमरान को यकीन था कि ब्लैक जैक डॉक्टर नदीमुद्दीन को तलाश करने में फोन कॉल्स का इस्तेमाल करेगा? जूलिया ने पूछा। राना हाउस में जब ब्लैक जैक सुप्रीम कमांडर से बात कर रहा था तो उसे कहा गया था कि वो डॉक्टर नदीमुद्दीन को खुद ही ट्रेस करे। ब्लैक जैक के पास चूंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसलिए ब्लैक जैक का डॉक्टर नदीमुद्दीन के लिए फोन पर इन्फॉर्मेशन हासिल करना फितरी बात थी। इमरान का ख्याल था कि ब्लैक जैक जेर जमीन दुनिया के अफराद या फिर मालूमात फरोख्त करने वाली एजेंसियों से राब्ता करेगा और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए वो लामहला डॉक्टर नदीमुद्दीन का नाम लेगा। इसलिए उसने ये सब किया था। एक्स्ट्रो ने कहा, चीफ क्या वाकई सुप्रीम कमांडर के कहने के मुताबिक डॉक्टर नदीमुद्दीन को अगवा करने के लिए ब्लैक जैक को आजमाइशी तौर पर भेजा गया था? जूलिया ने कहा, हाँ ये दुरुस्त है क्योंकि डॉक्टर नदीमुद्दीन जिन मिसाइल पर काम करते हैं वैसे मिसाइल पूरी दुनिया में तैयार किए जा रहे हैं इसलिए उन्हें हलाक करने का जीरोलैंड वालों के पास कोई मकसद नहीं था। वो अपने सुपर पर्सन को आजमाना चाहते थे। एक्स्ट्रो ने कहा, आपकी तमाम बातें समझ में आ गई हैं लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। जूलिया ने कहा, कौन सी बात? एक्स्ट्रो ने पूछा। इमरान ने फेक राज को क्यों तबाह कर दिया था और ब्लैक जैक से खुद लड़ने की बजाय उसने जोसेफ को ही क्यों आगे किया था? जूलिया ने कहा, इमरान समझ रहा था कि ब्लैक जैक
फेक राज में ही फरार होने की कोशिश कर सकता है, या वो डॉक्टर नदीमुद्दीन को फेक राज में ही डालकर जीरो लैंड भेजेगा। इसलिए उसने फेक राज को तबाह कर दिया ताकि ब्लैक जैक फौरन फरार न हो सके। दूसरी बात, राना हाउस में जोसेफ ने ब्लैक जैक का हर मुमकिन तरीके से मुकाबला करने की कोशिश की थी। वो सब कंट्रोल रूम में जाकर ये देख रहा था कि ब्लैक जैक वाकई घोस्ट है या नहीं। उसने ब्लैक जैक का सिटी स्कैन भी कर लिया था, जिसकी वजह से वो ब्लैक जैक के अंदरूनी जिस्म के एक एक हिस्से को देख चुका था। इसलिए जोसेफ ने इमरान की हिदायत के मुताबिक ब्लैक जैक का मुकाबला किया था, क्योंकि वो जानता था कि ब्लैक जैक के किन कमजोर हिस्सों पर जरबात लगाई जाए तो वो काबू में आ सकता है। इसके अलावा इमरान उसके लड़ने के अंदाज से भी वाकफियत हासिल करना चाहता था। उसका इरादा था कि अगर जोसेफ ब्लैक जैक के मुकाबले में कमजोर पड़ गया तो वो खुद उसे संभाल लेगा, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई। ब्लैक जैक के पास 0011 की ट्यूब थी, जिसके टूटने से खतरनाक हद तक तापकारी फैल सकती थी। इसलिए इमरान उससे फौरी तौर पर वो ट्यूब हासिल करना चाहता था। एक्स2 ने कहा, चीफ, ब्लैक जैक को जीरो लैंड वालों ने गायब करके उसे वापस जीरो लैंड में बुला लिया है। क्या इस तरह हम और इमरान नाकाम नहीं हो गए? सफदर ने कहा, नहीं, इमरान और तुम नाकाम नहीं हुए हो। इमरान ब्लैक जैक को हलाक कर सकता था, लेकिन ब्लैक जैक जीरो लैंड का मोहरा बन चुका था, इसलिए इमरान उसे हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। इमरान ने ब्लैक जैक के बाजू में एक डिवाइस लगा दी है। अब ब्लैक जैक जहाँ भी जाएगा हम उसे आसानी से ट्रेस कर लेंगे और उसके साथ जीरो लैंड की लोकेशन का भी हमें पता चल जाएगा। एक्स2 ने कहा, ओ, फिर तो वाकई हम नाकाम नहीं हुए हैं। जूलिया ने मसरत भरे लहजे में कहा। डिवाइस का जीरो लैंड में पहुंचने का सुनकर उन सबके चेहरे खिल उठे थे। और हाँ, मैं तुम्हें खुशखबरी देना चाहता हूँ। कैप्टन शकील, टाइगर, जवाना और सालेहा तवील अरसे से इसराइल में जिस मिशन पर गए हुए थे, उन्होंने अपने मिशन में कामयाबी हासिल कर ली है। अब वो बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। एक्स2 ने कहा तो अपने साथियों की वापसी का सुनकर वो खुशी से खिल उठे। वाकई एक्स2 ने कैप्टन शकील, जवाना, टाइगर और सालेहा को एक खुसूसी मिशन पर तवील अरसे से भेज रखा था। उस मिशन पर काम करते हुए उन्हें कई माह गुजर चुके थे। न ही उनका अपने साथियों से कोई राब्ता हुआ था और न ही उन्हें उन चारों के बारे में कुछ खबर थी। अब जब उन्होंने इसराइल में उनके मिशन की कामयाबी और उनकी वापसी की खबर सुनी तो उनके रंग गुलनार हो गए थे। ओ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे साथी कामयाब व कामरान होकर लौट रहे हैं। उनके बगैर सीक्रेट सर्विस अधूरी थी और हमें वाकई उनकी बेहद कमी महसूस होती थी। जूलिया ने खुश होते हुए कहा। जूलिया ने एक्स2 से उन चारों के मिशन की तफसीलात पूछी तो एक्स2 ने उनको तफसील बतानी शुरू कर दी। चीफ, एक सवाल मैं भी करना चाहता हूँ, तनवीर ने कहा तो वो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। मैंने तुम्हें तमाम तफसील बता दी है, अब तुम्हें जो पूछना है इमरान से पूछ लो, एक्स2 ने कहा और उसके साथ ही ट्रांसमीटर ऑफ हो गया। तुम चीफ से क्या पूछना चाहते थे? जूलिया ने तनवीर से पूछा। मैं पूछना चाहता था कि चीफ इमरान ही को क्यों हर बार आगे रखता है, उसे हर बात का इल्म होता है और हम बस उसके दुम चले ही बने रहते हैं। तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। इमरान साहब MSc DSc ऑक्सन है, वो साइंसी मामलात को बखूबी समझ सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? इमरान साहब ने जो किया है वो हम सब कर सकते हैं, सफदर ने जवाब देते हुए कहा। तो वो सब सफदर के मुद्दलिल जवाब पर सर हिलाने लगे, जबकि तनवीर ने होंठ बीच लिए थे। उसी लम्हे इमरान ने आंखें खोली और अंगड़ाई लेने लगा, जैसे गहरी नींद से जाग गया हो। कहानी खत्म हो गई, इमरान ने जमाई लेते हुए कहा। तुम्हारी अब नींद खुली है, जूलिया ने उसकी तरफ गुस्सैली नजरों से देखते हुए कहा। नींद, ये आंखें खुलने का तो सुना है, नींद भी खुलती है, ये आज पहली बार सुन रहा हूँ, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फिजूल बातें मत करो, ये बताओ अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? जूलिया ने सर झटक कर कहा। कैप्टन शकील, जवाना, टाइगर और सालिया को आ लेने दो, फिर प्रोग्राम बनाएंगे, यानी वही चट बिया पट मंगड़ी। अगर उसका उलट प्रोग्राम हो तो तनवीर भाई से पूछ लो, इमरान ने कहा तो वो सब बेख्तियार हंस पड़े, जबकि तनवीर का मुंह बन गया था। हर बार तुम ही तुम दबाकर भाग जाते हो, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो जूलिया के इस बर्जस्ता जवाब पर वो समझ पड़े। दुम, अरे बाप रे, मेरी दुम भी है, फिर तो वाकई मुझे भाग लेना चाहिए। अगर तनवीर ने मेरी दुम पर पांव रख दिया तो, इमरान ने इस कदर घबराए हुए अंदाज में उठते हुए कहा कि वो सब किसी भी तरह अपने कहकों को रोक न सके। खत्म शुद्ध।